मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी है दो बैलों की कथा। आज हम इसी कहानी के पीछे छिपे हुए गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर से देखने पर तो ये बस जानवरों की एक कहानी लगती है ना? लेकिन असल में ये दोस्ती, आजादी और विद्रोह की एक जबरदस्त दास्तान है। कहानी का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी का कह सकते हैं मॉरल कंपस है। ये हमें बताती है कि असली ताकत जुल्म करने में नहीं बल्कि अपने उसूलों और दया में होती है। तो चलिए इसी सोच के साथ इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं दो बैलों की कथा। अब देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसके लेखक और जिस समय में वो लिखी गई उसे समझना बहुत जरूरी होता है। और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। असली नाम था धनपत राय। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे बल्कि उन्होंने अपने समय के समाज का, खासकर गांव के जीवन का आईना दिखाया अपनी कहानियों में। और उन्होंने ये कहानी लिखी थी 1931 में। अब ये साल बहुत जरूरी है, ये वो दौर था जब पूरा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था। इस तारीख को 1931 को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक अटूट बंधन की और मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। एक किसान है झूरी काछी और उसके दो बहुत ही प्यारे वफादार बैल हीरा और मोती। तो हीरा और मोती का अपने मालिक झूरी के साथ जो रिश्ता था ना, वो सिर्फ एक मालिक और जानवर वाला नहीं था। उनके बीच एक गहरा प्यार था, इज्जत थी। कमाल की बात यह है कि वो बिना बोले एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। उनकी दोस्ती की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दोनों को हल में जोता जाता था तो हर एक की कोशिश ये रहती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उसकी गर्दन पर आए ताकि दूसरे को आराम मिले। लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों दोस्तों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम अलग था, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ था हीरा जो बहुत शांत और सहनशील था, हर काम धीरज से लेता था, और दूसरी तरफ था मोती। भाई वो तो बिल्कुल आग का गोला था, गुस्सैल, विद्रोही, कहीं भी अन्याय देखता तो बस तुरंत भड़क उठता था। अगला हिस्सा है घर वापसी की लंबी राह, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। उनकी जो शांत अच्छी भली जिंदगी चल रही थी उसमें एक तूफान आ जाता है जब उन्हें अपने घर से दूर भेज दिया जाता है, और फिर शुरू होता है घर वापस आने का एक लंबा और मुश्किल सफर। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब झूरी अपने साले गया के साथ हीरा मोती को उसके गांव काम करने के लिए भेज देता है। अब बेचारे बैलों को क्या पता, उन्हें तो यही लगता है कि उनके मालिक ने जिससे वो इतना प्यार करते थे उन्हें बेच दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धोखा था, उनका दिल ही टूट गया। और बस इसके बाद तो उनकी मुश्किलों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। वो बार बार आजाद होने की कोशिश करते हैं। एक बार तो वो रस्सियां तोड़ाकर गया के घर से भागकर वापस झूरी के पास पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर पकड़ लिया जाता है। उनकी ये आजादी की लड़ाई उन्हें कांजी हाउस तक ले जाती है, जो एक तरह से जानवरों की जेल होती थी। और हद तो तब हो जाती है जब आखिर में उन्हें एक कसाई के हाथों नीलाम कर दिया जाता है। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी वो हार नहीं मानते। वो हर कदम पर अपना विरोध जताते हैं, जैसे गया के घर पर सूखा चारा खाने से साफ मना कर देना, या फिर एक बड़े से सांड को दोनों ने मिलकर हरा दिया। और सबसे बड़ी बात, जब कांजी हाउस में हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है तो मोती के पास भागने का मौका होता है, पर वो नहीं भागता। वो अपने दोस्त को अकेला छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देता है। इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी, एक छोटी अनाथ लड़की। उसकी सौतेली माँ उसे भी मारती थी, तो शायद वो इन बैलों का दर्द समझती थी। वो हर रात चुपके से आती और दोनों को दो दो रोटियां खिला जाती थी। वो रोटियां सिर्फ उनका पेट नहीं भरती थीं, बल्कि उन्हें हिम्मत देती थीं, भावनात्मक शक्ति देती थीं। और अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक राष्ट्र की कहानी। अब तक जो हमने सुना वो कहानी की सतह थी, अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। क्योंकि प्रेमचंद यहाँ सिर्फ दो बैलों की बात नहीं कर रहे थे, वो इशारों इशारों में एक पूरे देश की कहानी सुना रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये कहानी जो 1931 में लिखी गई सिर्फ दो बैलों के बारे में है, या फिर इनके संघर्ष में कोई बहुत बड़ा गहरा मतलब छिपा है, खासकर उस दौर को देखते हुए जिसमें ये लिखी गई? और जवाब है
हाँ, ये कहानी असल में एक एलेगरी है, एक रूपक। यहाँ हीरा और मोती कोई और नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत की आम जनता है। झूरी का घर जिसकी उन्हें इतनी याद आती है वो है सच्चा स्वराज यानी अपनी आज़ादी, और गया या वो कसाई वो है क्रूर ब्रिटिश शासन के प्रतीक, और कांजी हाउस वो किसी औपनिवेशिक जेल से कम नहीं है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये एलेगोरी और भी गहरी है। याद है हीरा और मोती का अलग अलग स्वभाव? वो असल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो बड़े गुटों को दिखाते हैं। हीरा जो शांत है, धैर्यवान है, नियमों को मानता है, वो नरम दल का प्रतीक है। वो लोग जो शांति से धीरे धीरे बदलाव चाहते थे। और मोती जो गुस्सैल है, विद्रोही है, वो गरम दल की सोच को दिखाता है। वो लोग जो सीधी कार्यवाही करके तुरंत आजादी चाहते थे। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, स्वतंत्रता पर सबक। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आजादी और उन वैल्यूज के बारे में ये कहानी हमें क्या सिखाती है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? ये कहानी दोस्ती और वफादारी की मिसाल है। जब मोती ने हीरा को नहीं छोड़ा, ये आत्मसम्मान की कहानी है कि किसी जालिम के लिए काम नहीं करना। ये दूसरों के लिए बलिदान की कहानी है जब उन्होंने कांजी हाउस से बाकी जानवरों को आजाद कराया। ये एकता की ताकत दिखाती है जब दोनों ने मिलकर सांड को हराया। और सबसे बढ़कर ये कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आज़ादी खैरात में नहीं मिलती। ये कोई तोहफा नहीं है, इसे कमाना पड़ता है, संघर्ष से, एकता से और बलिदान से। हीरा और मोती का पूरा सफर हमें यही सिखाता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। प्रेमचंद की ये कहानी हमें हमारे इतिहास की लड़ाइयों की तो याद दिलाती ही है, लेकिन ये हमें हमारे आज के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज की दुनिया में स्वतंत्रता के लिए लड़ने का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।